नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं और 8वीं सदी के भारत में झांक रहे हैं, खासकर सिंध के इलाके में। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जो उस दौर की एक बहुत बड़ी घटना पर रोशनी डालते हैं, सिंध पर अरबों की विजय। तो इन स्रोतों के जरिए हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका असर क्या रहा। जी, और ये समझना जरूरी है कि 8वीं सदी की शुरुआत में भारत कोई एक देश जैसा नहीं था जैसा हम आज सोचते हैं। कई अलग अलग राज्य थे, जैसे उत्तर में कश्मीर था, कन्नौज था, बड़े शक्तिशाली राज्य थे ये। हाँ, और पूर्व में बंगाल में पाल वंश का उदय हो रहा था। बिल्कुल। और पश्चिम में, जहाँ की हम आज बात कर रहे हैं, सिंध, वहाँ राजा दाहिर का शासन था। और एक दिलचस्प बात यह भी है, जैसा कि स्रोतों में आता है, कि अरबों ने पहले भी कोशिश की थी भारत के तटों तक पहुंचने की, समुद्री रास्ते से। जैसे 636 ईस्वी में थाना के पास एक कोशिश हुई थी। हाँ, हुई थी, पर वो सफल नहीं हो पाई थी। शायद इसीलिए इस बार अगली जो कोशिश हुई वो ज्यादा संगठित थी। तो इस बार का तात्कालिक कारण क्या बना? स्रोतों में क्या जिक्र मिलता है? स्रोत बताते हैं कि फौरी वजह बनी देवल बंदरगाह के पास कुछ अरब जहाजों की लूट। कहा जाता है कि उन जहाजों में लंका के राजा ने खलीफा के लिए कुछ तोहफे भेजे थे, कुछ लोग भी थे। समुद्री डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। अच्छा। तो इराक का जो गवर्नर था, हज्जाज बिन यूसुफ, उसने राजा दाहिर से कहा कि भाई हर्जाना दो। और दाहिर ने मना कर दिया, कहा कि ये डाकू मेरे कंट्रोल में नहीं है। और बस इसी इनकार ने लड़ाई का बहाना दे दिया, कह सकते हैं। हज्जाज ने फिर अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक सेना देकर सिंध भेज दिया। ये 711-712 ईस्वी के आसपास की बात है। मोहम्मद बिन कासिम काफी युवा था शायद। हाँ, बिल्कुल, 17-18 साल का ही बताया जाता है। उसने सबसे पहले देवल पर हमला किया और कहते हैं कि मंजनीक का इस्तेमाल किया। वो बड़ी बड़ी पत्थर फेंकने वाली मशीनें होती थी। हाँ, घेराबंदी के लिए। जी, एक कहानी ये भी मिलती है कि किसी स्थानीय पुजारी ने मंदिर के झंडे का कोई राज बता दिया था और वो झंडा गिरने से शायद शहर वालों का मनोबल टूट गया। अच्छा। फिर देवल के बाद नीरून, फिर सेहवान, ये इलाके जीते। लेकिन जो सबसे बड़ी टक्कर हुई वो हुई रावर के मैदान में, राजा दाहिर से। रावर का युद्ध ये निर्णायक था। बहुत निर्णायक। राजा दाहिर बहुत बहादुरी से लड़े, हाथी पर सवार थे, पर वो मारे गए और उनकी रानी बाई और दूसरी महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर, हाँ। ये बहुत दुखद प्रथा थी जी। दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचने के लिए आत्मदाह। रावर की जीत के बाद सिंध पर अरबों का कब्जा लगभग तय हो गया। फिर राजधानी आलोर पर भी कब्जा हुआ और मुल्तान। हाँ, आलोर पर दाहिर के बेटे जयसिंह ने कुछ प्रतिरोध किया, लेकिन आखिर में वो भी हार गए। फिर मुल्तान की बारी आई। मुल्तान को तो सोने का शहर कहते थे। सोने का शहर क्यों? कहते हैं वहां के मंदिर से भारी मात्रा में सोना मिला था अरब सेना को। तो जाहिर है ये सिर्फ सैनिक विजय नहीं थी, आर्थिक पहलू भी बहुत बहुत अहम था। तो करीब 714 ईस्वी तक सिंध और मुल्तान का निचला हिस्सा अरबों के नियंत्रण में आ गया। हाँ, लगभग। लेकिन फिर कहानी थोड़ी बदली। उधर दमिश्क में खलीफा बदल गया, सुलेमान आ गया और यहाँ हज्जाज की भी मौत हो गई, जिसने कासिम को भेजा था। जी। तो नए माहौल में मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया और उसकी मौत कैसे हुई इस पर भी अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ कहते हैं दाहिर की बेटियों ने उस पर आरोप लगाए थे, कुछ इसे राजनीतिक साजिश मानते हैं। खैर, जो भी हुआ, नतीजा यह था कि सिंध अब उमैयद खिलाफत का हिस्सा बन गया, पूरब का सबसे दूर का प्रांत। बिल्कुल। और भले ही इसका असर फौरन पूरे भारत पर ना पड़ा हो, लेकिन इसने उपमहाद्वीप में पहले मुस्लिम शासन की, कह सकते हैं, नींव रखी। पर यह जानना भी दिलचस्प है कि क्या ये असर सिर्फ एक तरफा था? क्या सिर्फ अरबों का प्रभाव पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात इस पूरे वाकये को और ज्यादा अहम बना देती है। ये सिर्फ तलवार की जीत नहीं थी, यहाँ से विचारों का, ज्ञान का आदान प्रदान भी शुरू हुआ। अच्छा, किस तरह का ज्ञान? भारतीय ज्ञान, जैसे गणित, जिसे अरबों ने हिंसा कहा, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, यहाँ तक कि दर्शन, ये सब अरब दुनिया तक पहुंचा। यानी बगदाद जैसे जो ज्ञान के केंद्र बन रहे थे, वहां भारतीय किताबें पहुंची। हाँ, बिल्कुल। ब्रह्म सिद्धांत जैसे ग्रंथ का अरबी में अनुवाद हुआ, खंड खाद्यक का हुआ। भारतीय विद्वानों को बगदाद बुलाया भी गया। अरे वाह। शतरंज का खेल, वो भारत से ही अरब पहुंचा और फिर वहां से यूरोप गया।
शून्य और दशमलव प्रणाली का ज्ञान भी शायद इसी रास्ते पश्चिम तक गया। और पंचतंत्र की कहानियां, उनका भी जिक्र आता है। हाँ, वो कलीला व दिमना के नाम से अरबी में अनुवादित हुई और फिर दुनिया भर में फैली। इसके अलावा प्रशासन पर, वास्तुकला पर भी कुछ असर पड़ा। और धर्म के मामले में क्या हुआ? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में हिंदू और बौद्धों को धिम्मी का दर्जा दिया गया। मतलब वो जजिया नाम का एक टैक्स देकर अपने धर्म का पालन कर सकते थे। उन्हें एक तरह की सुरक्षा दी गई। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहा? मंदिर तोड़ने या मस्जिदों में बदलने की बातें भी तो आती हैं। हाँ, वो उदाहरण भी मिलते हैं। तो तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है। कहीं सहिष्णुता दिखती है तो कहीं टकराव भी। तो कुल मिलाकर सिंध पर अरब विजय ने न सिर्फ उस इलाके का राजनीतिक नक्शा बदला, बल्कि उसने पूरब और पश्चिम के बीच, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप और अरब जगत के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक लेन देन का एक बहुत अहम रास्ता खोल दिया। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। स्रोत हमें ये तो बताते हैं कि कैसे एक बाहरी शक्ति आई, उसने यहाँ कब्जा किया, शासन किया, पर यह सोचना दिलचस्प होगा कि इस घटना ने आने वाली सदियों में खुद उपमहाद्वीप के अंदर जो अलग-अलग समुदाय थे, उनके आपसी रिश्तों पर, उनके एक दूसरे को देखने के नजरिए पर क्या असर डाला होगा। ये एक सवाल है जिस पर शायद और विचार किया जा सकता है।